हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और फर्स्ट पार्ट में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाई वी यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन से इनके यूज़र्स हो सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। आज हम थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती कौन कौन सी, उनमें से उसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ हमारी क्या है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी टाइप्स की इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं। तो कहीं मत जाइएगा, सो लेट्स बिगिन। चलिए डिस्कस करते हैं इनकम स्टेटमेंट को कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। तो आपको भी पता है कि जब एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे रेवेन्यूज आते हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। डिफरेंट तरह से हम या तो सर्विसेज का बिजनेस कर रहे होंगे, या मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे होंगे, या इस तरह की कंपनीज का बिजनेस कर रहे होंगे। तो जो भी बिजनेस होता है उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो प्रॉफिट लॉस की तरफ जाती हैं, एक्सपेंसेस की तरफ जाती हैं, रेवेन्यूज आता है आपका, तो टैक्सेस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, सीजीएस आता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कंपनी में जो बिजनेस कर रही है उसके मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली जो है वो इनकम स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जा सकते हैं, जिसमें नॉर्मली 1 ईयर के बाद इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है, जिसमें कंपनी की पोजीशन का पता चलता है कि इसके पास एसेट्स, इसके पास रेवेन्यू कितना आया है, इसके पास सेल्स कितनी हुई, इसके पास कॉस्ट कितनी है, इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं और एंड में इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा। तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। सो लेट्स डिस्कस कि इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट जो होती है इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, ट्रेडिंग भी कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स भी इसको बोलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, उसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। शोज अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक खास पीरियड के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कंपनी ने कितने रेवेन्यूज अर्न किए, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी कॉस्ट लगी चीज़ों पे, उसको हम क्या कहते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट है। इट रिपोर्ट्स रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉस। ये इन चीज़ों को रिपोर्ट करता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि लॉस हुआ अगर बिजनेस को वो आएगा, प्रॉफिट हुआ तो वो आएगा, एक्सपेंसेस हुए, रेवेन्यू हुआ तो वो रिकॉर्ड होगा इसमें। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको लेट मी टेल यू कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट जो है उसके यहाँ पे 3 आप हेड्स कह सकते हैं उसको। ये एक सर्विसेज होती है, सर्विसेज बिजनेस इनकम स्टेटमेंट हो सकती है। यहाँ पे एक हो सकते हैं जो रिटेलर्स करते हैं, ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट कह लें, और एक हो सकती है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इनकम स्टेटमेंट, या फिर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसको आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, उसमें रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स उसमें आ जाती हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। और तो हमारे पास सर्विसेज जिसमें जैसे कि एक वकील है, एक लॉयर है, उसकी सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, इस तरह का कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो सर्विसेज बिजनेस होगी। जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेल का काम करते हैं, ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट्स का काम, उसमें ट्रेडिंग एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, बिकॉज इसके अंदर वो बनी बनाई चीज़ें, फिनिश गुड्स होती हैं, उसको आगे अपने मार्जिन के साथ सेल कर रहे होते हैं। और तो जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसके अंदर कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही हैं खुद से, वो जो भी स्टेटमेंट बनेगी वो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आएगा, रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, देयर आर नंबर ऑफ थिंग के उसके अंदर वो आएंगी। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि जो इनकम स्टेटमेंट्स है वो डिफरेंट तरह की होती हैं, टाइप्स डिफरेंट है, ये उसकी काइंड्स कह लें आप, जो उसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, प्रॉफिटेबल आर ऑपरेटिंग एट लॉस। ये प्रॉफिटेबल या ऑपरेटिंग एट लॉस पे ट्रेड हो रही होती है। यूज बाय मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स एंड डिफरेंट पर्सन इसको यूज करते हैं। मैनेजमेंट भी यूज करेगी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस वगैरह को चेक करने के लिए, कहाँ पे कॉस्ट कट करनी है, कहाँ पे ज़्यादा करनी है। इन्वेस्टर्स चेक करेंगे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है तो वो प्रॉफिट जानना चाहते हैं। जो लैंडर्स हैं उन्होंने आपको उधार दिया है तो उनको कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी जल्दी लोन वापस हो सकता है, उसको चेक करने के लिए वो यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ उसकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। इनकम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट और मजीद थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो इनकम स्टेटमेंट होती है वो इकोनॉमिक जो रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के, उसको शो करती है। ओके, इकोनॉमिक रिजल्ट्स को शो करती है बिजनेस एक्टिविटीज़ के।
तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? गैप का प्रिंसिपल मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं कि जिस पीरियड में आपकी चीजें हो रही हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसी में ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि उसी की इनकम को भी, तब अगर लास्ट ईयर के हैं, एक साल के आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसी ईयर के अंदर उसको उसके एक्सपेंसेस और वो रेवेन्यूज को रियलाइज किया जाए, उसमें वो काम किया जाए, तभी आप एक्यूरेटली प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका रूल है, ये इसका जिसको कह लें कि एक प्रिंसिपल बना हुआ है, ठीक है। और रेवेन्यू अर्न करने के लिए, रेवेन्यू अर्न किया जाता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड कौन से हुए, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बेसिकली बनाई जाती है। ये कंपनीज के जो रेवेन्यू होंगे उसको बताएगी कितने, और सर्विसेज को सेल करके या प्रोडक्ट्स को सेल करके एक्सपेंसेस के अबाउट आपको बताएगी ये कितने एक्सपेंसेस लगे, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, और नेट प्रॉफिट जो डिफरेंस होता है एक्सपेंसेस का और रेवेन्यूज का, उसके बाद वो नेट प्रॉफिट निकाल के आपको बता देती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। ये मैंने एक लाइन लिखी है, थिंक ऑफ इट एज अ स्टोरी ऑफ हाउ द कंपनी अर्न मनी, कैसे कंपनी पैसा अर्न कर रही है, वेयर इट स्पेंड, कहाँ उसने स्पेंड किए, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो इसको आप क्या कहते हैं कि जी ये इनकम स्टेटमेंट है हमारी। पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जी। पर्पस क्या हो सकता है इनकम स्टेटमेंट का? पर्पस क्या होगा कि कंपनी के हम उसकी रेवेन्यू को असेस करना चाह रहे हैं, हम उसके लॉसेस को असेस करना चाह रहे हैं, हम उसके एक्सपेंसेस को असेस करना चाह रहे हैं, कॉस्ट को वैल्यूएट करना चाह रहे हैं, उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। तो इसलिए ये पर्पस है उसका कि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस करना चाहते हैं बाय evaluate performance. Managers can evaluate profitability and operational efficiency. उसको पता चलता है कि उसके ऑपरेशन कितने स्मूथली काम करें, क्योंकि कॉस्ट पता लग रही है, CGS कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो रहे हैं। डिसीजन लेने में ये हेल्प आउट करती है इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, डिसाइड कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है मनी या नहीं करना। ऑलराइट, फिर कंपेयर रिजल्ट्स को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, आप दो कंपनियों को भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक आप जो आपका कंपेटिटर है उसकी इनकम स्टेटमेंट आपसे ज़्यादा आ रही है या वो किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं, एक साल को दूसरे साल से, दूसरे को तीसरे से, 2024 को 2025 से कर सकते हैं, और चेक कर सकते हैं कि कहाँ बेहतरी है, कहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा कर हुए, कहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, किन बेसिस पे आ रहा है। तो कंपैरिजन में भी ये आपको हेल्प आउट करता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इस सारी चीज़ें क्या क्लियर होता है, हाउ वेल डिड द कंपनी परफॉर्म फाइनेंशियली। इससे ये पता चलता है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा कि कंपनी फाइनेंशियली किस तरह से परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है। ऑलराइट, पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट के बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम स्टेटमेंट। दीज आर द सेम थिंग्स, ये सारी ये इंटरलिंक चीज़ें होती हैं। बात बताने का पर्पस ये कि आपको इनकम स्टेटमेंट का पर्पस समझ आ जाए। द ऑब्जेक्टिव टू गो सेट अप फर्दर देन द पर्पस द डिफाइन व्हाई वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन अ मोर एक्शनेबल सेंस। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि हम इसको मोर बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प आउट करती है, मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड बिजनेस एनालिसिस करती है। ये सारी चीज़ें रेपिटेडली आ रही हैं, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपको एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा कि क्या हुआ इनकम स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने से। फिर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेगी कि इन्वेस्टर्स की, क्रेडिटर्स की, स्टेक होल्डर्स का बिहेवियर कैसा है, वो क्या असेस कर रहे हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए, कंपनी में उनका रुझान क्या है। मैनेजमेंट को भी ये असिस्ट करती है, हाउ इन अ सेंस कि उन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लान बनाना है, कंट्रोल करनी है कॉस्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो किस तरह से उसको कट किया जा सकता है, प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज किया जा सकता है, ये यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। बेसिस ऑफ एनालिसिस की बेस पे बहुत सारे एनालिसिस किए जाते हैं, ऑडिटिंग का, टैक्सेशन का, फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं। सिर्फ ये सारे किसकी बेस पे होता है, इनकम स्टेटमेंट की। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया, सारी इंटरलिंक्स टर्म है ये। एनालाइज पैटर्न को एनालाइज करने के लिए कि एक्सपेंसेस का पैटर्न क्या है, रेवेन्यूज का पैटर्न क्या है, कॉस्ट का पैटर्न क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट का पैटर्न क्या है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का पैटर्न क्या है, उसको एनालाइज करने के लिए, असेस करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। उसकी हेल्थ क्या है, फाइनेंशियली हेल्थ की बात हो रही है, फाइनेंशियली आपकी कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना ज़्यादा लॉसेस कर रही है, उसको हम असेस करते हैं। हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स असेस फाइनेंशियल हेल्थ। एनेबल ट्रेंड्स एंड एनालिसिस, ये ट्रेंड और एनालिसिस को चेक करने के लिए ये यूज़ की जाती है। ट्रेंड एनालिसिस फॉर एग्जांपल वेदर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एग्जांपल लेंगे हम 2021, 2022 एंड 2023
3 के डाटा को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। इस साल में क्या हुआ, पहले में, दूसरे में क्या चेंजेस आई एंड थर्ड में क्या चेंजेस है, उसकी बेसिस पे फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है कि हम कहाँ पे लैग करें और हमारा प्रॉफिट लॉस में क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ट्रेंड एनालिसिस को चेक करने के लिए, और कंपनी टू कंपनी भी आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं इसको। एंड देन है फॉर्म फाइनेंशियल रेशियोज। ये फाइनेंशियल रेशियोज की बेस है। अगर आपके पास इनकम स्टेटमेंट्स होंगी तभी आप रेशियोज फाइंड आउट कर सकोगे, तभी आप लिक्विडिटी चेक कर सकोगे कि कितनी कंपनी में है। फाइनेंशियल रेशियोज की ये बेस है। फॉर्म्स द बेस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज विच आर क्रूशियल इन evaluating ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को चेक करने के लिए रेशियोज की बेस बना रही है बेसिकली, ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज जो कि हम करने वाले हैं, उसी के लिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं। Now we are moving towards the types of income statement. What are the types of income statement? यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं आपको बताने लगा हूँ। जो वो है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट है। कंपैरिजन में हम पढ़ लेते हैं। जो सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट होती है, इसकी ये जिसमें तमाम रेवेन्यूज, तमाम आपके एक्सपेंसेस जो है वो एक साथ लिख दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे वो लिख दिया गया, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से भी अभी समझाऊंगा कि उसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे लिखी जाती हैं। यहाँ पे कॉस्ट आ गई, उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट की सारी चीज़ें आ गई, कोई कैटेगराइज नहीं किया जाता चीज़ों को। उसको आप कहते हैं सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। ऑल रेवेन्यूज आर एडेड टुगेदर, आर एक्सपेंसेस आर सब्सट्रैक्टेड एंड द रिजल्ट्स आर नेट प्रॉफिट आर लॉस आ जाता। तमाम जितने भी रेवेन्यूज हैं इकट्ठे कर लेंगे, तमाम एक्सपेंसिव इकट्ठे कर लेंगे और माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें आपने चीज़ों को सेपरेट कर दिया, हेड्स बना दिए, अलग अलग चीज़ों में आप उसको नोट कर रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, क्लासिफिकेशन रहे आपकी, क्लासिफाइड भी आप इसको कह सकते हैं। सेपरेट आर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग आइटम। जो नॉन ऑपरेशनल आइटम्स होती हैं उसको ऑपरेशनल आइटम से साइड पे करके आप एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट शो किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, हर चीज़ के हेड्स होते हैं। अलग अलग चीज़ को दिखाया जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट के लेवल पे हम क्या हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखाया जाता है, फिर नेट प्रॉफिट दिखाया जाता है कि कहाँ पे चीज़ों में बेहतरी चाहिए। तो दैट इज आल्सो अ गुड पॉइंट, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिटेल्ड होती है, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये इसको आप देख लेंगे, थिंक ऑफ अ सिंगल स्टेप एज अ क्विक रिव्यू एंड अ मल्टी स्टेप डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए होती है और सिंगल स्टेप, ये उसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी थी सिंगल स्टेप की और मल्टी स्टेप की। सिंगल स्टेप में आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेवेन्यू गेन्स हैं, सेल, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, जो भी हैं वो सारी हमने रेवेन्यूज यहाँ पे लिख ली, सारे लॉस यहाँ लिख लिए, एंड पे आपके पास वो आ गया प्रॉफिट और आ गया। ये मल्टी स्टेप है। मल्टी स्टेप में आप देखें सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टार्ट हुए, ऑपरेटिंग इनकम आ गई, फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग स्टार्ट हुए, नेट इनकम आ गई। तो स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में हमने यहाँ पे इसको लिखा। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इसका सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप का। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड उसकी टाइप की। दो हमने बात कर ली, सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप की, वेरी इजी। अब हम बात करें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और इसको कंपैरेटिव क्यों कहते हैं और ये क्यों की जाती है? कंपैरेटिव से आपको पता चल रहा होगा कि कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है, डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर करने के लिए, डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करने के लिए आप जो है वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यूज करते हैं। शोज रिजल्ट ओवर 2 और मोर पीरियड्स साइड बाय साइड। ये एक या दो जितने भी ईयर्स आप लेंगे तो साइड बाय साइड उनके रिजल्ट्स आपको दिखा रही होगी, उससे आपको पता चलेगा ट्रेंड क्या है मार्केट में, ग्रोथ क्या है, क्या पर्पस होगा इसका, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड पता चलेगा। ग्रोथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, 2021 में क्या हुआ, 2022 में, 2023 में। फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर कर रहे हैं 2021, 2022 एंड 2023। ये हमारे पास डेटा है, उसकी लिस्ट है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर आपके पास आपके जो रेवेन्यू है वो आपका 10 लाख है, तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास 12 लाख आपका रेवेन्यू हो, यहाँ पे आपका और बढ़ गया हो या कम हो गया, वट एवर आप 14 लाख उसको फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको बताएगा कि कितने परसेंट चेंज आया, परसेंट ऑफ चेंज भी फिर आगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बाद में आगे जाके हम उसको देखते हैं। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए यूज़ की जाती है, कॉमन फॉर एनुअल रिपोर्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव को 2023 को 2024 से कर लिया, उसके बाद चेंज। अभी फॉर्मूला अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अगर आप और ज़्यादा क्लैरिटी चाह रहे हैं
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, या आप ये समझ लें कि आपका जो नेट प्रॉफिट या वट एवर, जो भी आप इसको ऑपरेशनल प्रॉफिट कंसिडर कर लें, 2023 के अंदर अगर आपको 10 लाख था, ठीक है, तो आपका जो 2024 है उसमें आपका 12 लाख रुपया हो गया। तो कितना चेंज आया? चेंज कितना आया? 2 लाख का, 2 लाख रुपए का चेंज आया। अब इस चेंज को आपने ये जो चेंज आया और इसको आपने ये जो प्रीवियस ईयर है जो आपके पास जो जिसमें से चेंज आया, जैसे कि 10 लाख है, ठीक है, इसको आपने इस पे डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई किसे कर देना है? 100 से। तो आपके पास परसेंट ऑफ चेंज आ जाएगा। कितने परसेंट चेंज आया वो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है अगर आप लोग इसको यूज करके कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। वेरी होपफुल आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट? कॉमन साइज किसको कहते हैं? इसमें जितनी भी चीजें होंगी इनकम स्टेटमेंट दिखाई जाती है वो परसेंटेज में दिखाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल वो किसका परसेंटेज होगा? वो सेल्स का परसेंटेज होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, वैसे पढ़ लेते हैं इसको। एवरी टाइम आइटम शोज इन अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल, जितनी नेट सेल हुई होगी उसका परसेंटेज। जैसे कि अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है तो आप 100, ये इनकम स्टेटमेंट क्या होगी? 100% नेट सेल्स होगी। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो हो सकता है कि 60% ऑफ आपकी नेट सेल्स होगा। इस तरह से दिखाया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो भी आपका जीपी जो है वो आपका कैसे दिखाया जाएगा? 40% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज में चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 60% ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20% ऑफ सेल्स। पर्पस क्या है? हेल्प कंपेयर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट साइज, यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस करने हैं, या अगर आप कंपनीज को डिफरेंट साइज, बड़े बड़े साइज की कंपनीज हैं जो हैंडल नहीं हो सकते, आपको लगता है कि इतनी बड़ी उनकी स्टेटमेंट्स हैं, इतने बड़े फिगर्स हैं, यू कांट कंपेयर दैट, तो उस कंपैरिजन को लेकर आने के लिए आप परसेंटेज में, जब इतनी बड़ी अमाउंट्स आपको इजीली क्लियरली पता चल जाएगा कि 20% चेंज आया है, तो इस चेंज को आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने परसेंटेज में लिख देंगे कि सेल्स का, सीजीएस सेल्स का इतने परसेंट है और नेट प्रॉफिट इतने परसेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने परसेंट है, तो परसेंटेज में लिखी जाएगी। तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को इजी हो जाता है। तो ये इसका पर्पस होगा, ठीक है। अब हमने कॉमन साइज कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट? ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मीनिंग क्या है? ये क्यों यूज किया जाता है? क्या पर्पस है इसका? मीनिंग ये है कि यूज कंपनी प्रिपेयर कंपनीज के जो सब्सिडरी होती है ना, एक पेरेंट कंपनी होती है और एक सब्सिडरी होती है। हम वेरी होपफुल कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आता होगा। पेरेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर्स होते हैं, जिसने कोई दूसरी कंपनी भी बाय कर रखी होती है, उसमें खरीद रखा होता है, उसको सब्सिडरी, और सब्सिडरी का वो दूसरी कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। अगर पेरेंट कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं दूसरी कंपनी में तो वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जांपल ए कंपनी के शेयर जो हैं वो 51% हैं बी कंपनी में, तो दैट मीन कि बी जो है वो इसकी सब्सिडरी होगी। इस तरह से ये इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर। दिस स्टेटमेंट प्रेजेंट्स कंबाइंड फाइनेंशियल रिजल्ट एज इफ देम ग्रुप इज अ सिंगल बिजनेस। अगर कोई कंपनी जो है वो सेम तरह का बिजनेस कर रही हैं तो उसकी जो पेरेंट और जो सब्सिडरी कंपनी होगी उसकी इकट्ठी स्टेटमेंट बनाई जाएगी, बिकॉज वो एक ग्रुप है और ग्रुप की प्रॉपर इनकम उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए आपको एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, दोनों को मिला के, सब्सिडरी को भी और पेरेंट को भी। तब एक्चुअल रिजल्ट्स क्रेडिटर्स को, बैंकर्स को, इन्वेस्टर्स को पता चल सकेंगे इस ग्रुप की। आपको उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंकर्स वगैरह, बैंकर्स जो है वो, और इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंकर्स को उनके टैक्स का, ऑडिट का, इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाता है। सो वी कैन से दैट कि जो पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी होती है उसको आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, उनकी इकट्ठी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, बट उसमें से कुछ चीज़ों को माइनस कर दिया जाता है। कुछ उसके फीचर्स की अगर मैं बात आपको बताऊं कि वो कौन से होंगे इसके फीचर्स, लाइक फीचर्स के ये हैं, एलिमिनेट इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। जितनी भी दो कंपनियों के आपस में ट्रांजैक्शंस होंगी ना उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बिकॉज एक कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी को 50,000 की उससे प्रोडक्ट परचेज की, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी ने बी कंपनी की जो है वो ये जो सब्सिडरी है इसने इससे जो है वो इस कंपनी से 50,000 की चीज़ें जो हैं वो परचेज की हैं।
अब इसके लिए ये रेवेन्यू है, ए के लिए, इसके लिए ये एक्सपेंसेस हैं, तो आप इसको सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो हम रिमूव कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए। यूज इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन, जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो इसको यूज करती हैं, बिकॉज इससे क्लैरिटी मिलती है कि जितनी भी, क्योंकि उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं, बहुत सारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो लार्ज कंपनीज को यूज़ करती हैं, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को ख़त्म कर दिया जाता है। अब एक और चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि अगर कंपनी, जैसे कि एक कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी है, इसके किसी और कंपनी के अंदर अगर इसके जो सब्सिडरी है उसके अंदर इसका 100% शेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल 80% है या 70% शेयर है उसका, तो दैट मीन के जो वो वाली जो बाकी लोगों को जाएगा 20% है, वो भी इसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो उसको कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। नेट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो होता है उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ताकि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन और ग्रुप का एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो समझ आ, ठीक है। तो इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं हम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, और जो नेट इंटरेस्ट वगैरह हैं वो भी हम इसमें से जो है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी। आई एम वेरी होपफुल कि आपको कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव, मल्टीपल, सिंगल, इनकी समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन टेक्स्ट ऑन, यू कैन कॉमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।